श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी भोलेनाथ, सोमनाथ और चंद्रदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, हमारे इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रहता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम आपके लिए इसका लघु रूप, जो आपके सुझाव के अनुरूप ही है, पंचांग और मुहूर्त को लेकर दैनिक पंचांग के प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। और दूसरा भाग नक्षत्र, जिसे तारे भी कहते हैं, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों के लिए आज के तारे क्या कहते हैं शुभता और अशुभता के संदर्भ में। यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में भ्रमण करते हैं उससे जाना जाता है। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल के बारे में विभिन्न ग्रहों के शुभता और अशुभता जान सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना है, इसे हम चंद्र बलम कहते हैं। यानी चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में हो और जिस राशि में आज भ्रमण कर रहे हैं, दोनों को तालमेल कर इसमें हम शुभता और अशुभता देखते हैं और जातक के लिए, किसी भी जातक के लिए काफी उपयोगी होता है। इसे राशि के अनुसार देखते हैं विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। चौथा भाग चौघड़िया एक यह ही प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो दैनिक कार्य, पूजा पाठ, जप तप साधना, तंत्र मंत्र से लेकर हम पहले किए जाने वाले, जो हम पहली बार किए काम कर रहे हैं उसके लिए, ग्रहों से संबंधित कार्य या अन्य कोई कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हो, सभी के लिए उपयोगी हुआ करता है। और यही वजह है कि इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने इस यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में और चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में यूट्यूब पर पोस्ट किया है। यह आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आप जरूर उसे देखें। संक्षिप्त विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार विभिन्न अंक ज्योतिष में प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें समझना, जिन्हें याद करना और जिसके अनुरूप आप जिसको जिसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना और फिर उसको उपयोग करना बहुत ही आसान है। चूंकि ये अंक 1 से 9 तक ही होते हैं, अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। कुछ अंक हमारे लिए शुभकारी, कुछ अशुभकारी होते हैं और ये अंक हमारे साथ जीवन पर्यंत चलते हैं। तो अंक कहाँ बाधा देने वाले हैं, कौन से अंक हमारे लिए समस्या कर लेकर के आएंगे, यह सभी हम जान सकते हैं अंकों को पहचान कर। इसी उद्देश्य से यह प्रस्तुति है। अंकों को जानें, अंकों को समझें, अंकों को पहचानें और उसी के अनुसार अपने कर्म को करें, अपने अंक जीवन में आने वाले अंकों को चुनें। दूसरा भाग किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जन्मे जातक के लिए आज का जो तिथि है, आज का दिनांक है, आज का जो अंक है, वह आज क्या कह रहा है, यह हम समझेंगे। तो सभी पांचों प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी होने वाला है। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हर प्रस्तुति का आप लाभ उठा सके, ज्ञान अर्जन कर सके और
अपने कार्यों में शुभता ला सके, साथ ही साथ सच से जब साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, तो वे भी इससे फायदा उठा सके, इसका लाभ उठा सके। तो चलिए चलते हैं पंचांग की ओर। पंचांग में आगे बढ़ने के पूर्व पंचांग की परिभाषा, पंचांग की महत्ता को यदि हम नहीं जाने तो हम हमारे लिए यह पूरी प्रस्तुति अधूरी रहेगी। इस हेतु हम पंचांग को चलते हैं, पंचांग को समझते हैं। पंचांग जैसा हम जानते हैं कि यह शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु इसकी सीमा इतनी ही नहीं है। यह हम सब की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम सब पंचांग की महत्ता को समझते हुए, पंचांग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाने हेतु पंचांग का हम अनुसरण करें, अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करें, जिससे हम सबका जीवन अधिक सफल और समृद्ध हो सके। साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए चलते हैं पंचांग की तरफ और जय श्री राम का उद्घोष करके हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। पंचांग आज का आपके समक्ष प्रस्तुत। स्वागत है आपका आज के पहले भाग में। आज का दिनांक 15 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त 5:01 पर, सनराइज एट 6:28 AM एंड सनसेट एट 5:01 PM। आज का दिशाशूल पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार। तिथि रात्रि के 9:19 तक एकादशी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात द्वादशी, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र दिन के 11:08 तक चित्रा, तत्पश्चात स्वाति। योग दिन के 12:30 तक शोभन, उसके बाद अतिगंठ। और करण प्रातः 6:03 तक भव, तत्पश्चात 9:19 रात्रि तक भालव और फिर कौलव। ये रहे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं, भोलेनाथ का वास कहाँ है और भोले उसकी शुभता कैसी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक एकादशी तिथि है तब तक भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर हैं, जो कि सुप्रद है। तत्पश्चात द्वादशी तिथि होती है, जिसमें भोलेनाथ वृषारूढ़ होते हैं, नंदी पर सवार रहते हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी होता है। तो ये रहे हमारे भोलेनाथ का वास। जय भोलेनाथ। आज का भोलेनाथ का वास शुभ है। जब ये वृषारूढ़ नंदी पर सवार होते हैं तो अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी सुप्रद है, लाभकारी है। इस तरह से भोलेनाथ को नमन करते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:24 से 12:06 तक, अमृत काल कल भोर में 4:15 से 6:03 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:30 से 2:12 तक, गोधूली बेला संध्या 4:59 से 5:26 तक
और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:18 से मध्य रात्रि 0:12 तक। राहु काल, ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 7:07 से 9:06 तक। गुलिक काल अपराह्न 1:04 से 2:23 तक। यमगंध दिन के 10:26 से 11:45 तक। और वर्ज मुहूर्त संध्या 5:27 से 7:15 तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति, जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए ये वृद्धावस्था में है। चंद्रदेव राशि परिवर्तन किए हैं, इसलिए बाल्यावस्था में है। वहीं शनि देव मार्गी हो चुके हैं और ये भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अंश के अनुसार ये अभी इनका अंश काफी कम है, इसलिए हम गलती से हम बोल दिए कि इनका राशि परिवर्तन होने वाला है, जबकि इनका अंश कम है। ये वृद्धावस्था की ये एक तरह से युवावस्था की ओर है और अंश के अनुसार ये वृद्धावस्था में है। अंश के अनुसार ये बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में। बृहस्पति देव बाल्यावस्था में है, तो चूंकि ये राशि परिवर्तन किए हैं और बकरी की स्थिति में है। इस प्रकार का है, मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। और यदि ग्रहों को राशि के अनुसार देखा जाए तो मंगल की राशि में 3 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में और शुक्र की राशि में, विभिन्न से शेष राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की शक्ति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सब नक्षत्र में 5 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। अपने ही नक्षत्र में कोई अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, बृहस्पति और राहु। सब नक्षत्र में 5 ग्रह। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। सूर्य और चंद्र ये स्वतंत्र ग्रह है। ये शेष ग्रहों की स्थिति यह है, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बुध देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शेष ग्रहों के नक्षत्र में सूर्य और चंद्रदेव को छोड़कर शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। सूर्य और चंद्र स्वतंत्र ग्रह। ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। और इसमें हम आपको बता दें कि आज कल भोर में 4:27 तक सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा, जब वे राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएंगे, अग्नि राशि में। जलीय राशि से अग्नि राशि में जाएंगे। बृहस्पति देव की राशि में। तो इस प्रकार पहले भाग की प्रस्तुति यहां पर समाप्त होती है। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो कि नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। इस नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे ताराबलम कहते हैं। यह आपके समक्ष नक्षत्रों के नाम हैं जो ताराबलम के समक्ष भी हैं, और ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम हैं वो चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम हैं वो नक्षत्रों में, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक की सूची है। यानी जातक की नहीं, जो नक्षत्र जन्म कुंडली में है उनकी सूची है। और दोनों का मिलान जहां होता है, दोनों का मिलान जहां होता है वह आज की स्थिति बताता है। उदाहरण स्वरूप यदि आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है तो
अति मित्र संबंध होने की संभावना है। और यदि जातक चित्र नक्षत्र में है या मृगशिरा नक्षत्र में या श्रवष्ठा नक्षत्र में हो तो वह अति मित्र के श्रेणी में आएंगे। कुल अगर कहे जब भी आज का तारा शुभता अशुभता की 9 स्थितियां दे बता सकते हैं। पहला जन्म, दूसरा संपत्ति, तीसरा विपत, चौथा क्षेम, पांचवा प्रत्यरी, छठा साधक, सातवां नैधन्य, आठवां मित्र और नौवां अति मित्र। जब भी आपका आज का तारा जन्म, विपत, प्रत्यय या नैधन्य में है तो अशुभता की ओर इंगित करता है। और जब आपका आज का तारा संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र में हो तो वह मित्रता शुभता की ओर बताता है। जन्म, विपत, प्रत्यय और साधक नैधन्य में अशुभता को इंगित करता है और शेष शुभता को बताता है। अशुभता की स्थिति में हम उसे शुभ बनाने के चक्कर में कोई भी जोखिम नहीं लें, क्योंकि यह क्षणिक है। यह कुछ घंटों के लिए होता है। चंद्रमा फिर नक्षत्र परिवर्तन करते हैं और आपकी शुभता और अशुभता परिवर्तित होती है। हाँ, जहाँ शुभ है वहां समय कम है। आप योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को निष्पादन कर सकते हैं जो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। इस प्रकार हम आपको यह तारा बलम मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। जैसा आरंभ में भी हमने कहा था, यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम जातक के पूरे जीवन काल के बारे में, ग्रहों के शुभता और अशुभता के बारे में जान सकते हैं। और यह जब जान जाते हैं तो ग्रहों के गोचर से संबंधित जानकारी, विभिन्न ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर हम उसमें शुभता अशुभता को समझ सकते हैं। साथ ही साथ उससे जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति और विभिन्न जातक जो हमारे से जुड़ते हैं उनसे कैसी मित्रता रहेगी यह भी हम जान सकते हैं। तो ये रहे हमारे ताराबलम की पद्धति पर छोटी सी प्रस्तुति। 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह का फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं देते। तो ऐसी परिस्थिति में 27 नक्षत्र कुल है, 9 ही ग्रह है, तो कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे यह कैसे जाने। इसके लिए उन 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र का समूह बनाकर तीन श्रेणियां में रखी गई। पहला से 9वां तक पहली श्रेणी, 10वां से 18वां नक्षत्र तक दूसरी श्रेणी और 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी। और पहला 10वां जो ग्रहों की स्थिति होती है वह दशा महादशा के अनुसार होती है। यानी पहला ग्रह केतु, दूसरा ग्रह सूर्य शुक्र, तीसरा ग्रह सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह जो होता है वह उसके साथ या उसके स्वामी बनते हैं। पहला ग्रह विभिन्न नक्षत्र की जो सूची थी उसमें पहले सूची से विभिन्न नक्षत्रों की जो सूची बनी थी हर सूची में से पहला नक्षत्र यानी पहला 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को, दूसरा 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र को, दूसरा 20वां, दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का समूह स्वामित्व सूर्यदेव को, चौथा 13वां और 22वां चंद्रदेव को। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व हम बुध देव को देते हैं। इस प्रकार हम बुध देव को देते हैं और यह सूची आपके के समक्ष यह बनती है।
अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखेंगे। इस सूची को आप संभाल कर रख सकते हैं, सहेज कर रख सकते हैं, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अब देखें आगे का फलित, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है नवतारा चक्र पद्धति पर। आज का आज का नहीं, चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है, उस नक्षत्र को हम चिन्हित करते हैं और उससे संबंधित ग्रह को देखते हैं। उदाहरण स्वरूप आज सोमवार है, चलिए चंद्रमा को पकड़ते हैं। जिस जातक का जन्म रोहिणी, हस्ता या श्रवण में हुआ हो, उनके स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। और जब चंद्रदेव बनते हैं तो पहला ग्रह चंद्रदेव चंद्र होते हैं, चंद्रदेव होते हैं। और इन्हीं की दशा महादशा में जातक का जन्म हुआ होता है। पिछले जन्म में मृत्यु भी इसी दशा महादशा में हुआ होता है। इसलिए जन्म कुंडली में बैठे जब भी हम ग्रहों को देखते हैं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों को, सॉरी, जन्म कुंडली में हम दशा महादशा को जब देखते हैं, तो रेसिडुअल पार्ट या शेषांश, भोगांश आदि लिखे रहते हैं, जो कि आपके लिए यह बताता है कि पिछले जन्म में जो बची हुई से भोग के बाद या उनका उस दशा महादशा में उतने समय अवधि को वो पार कर चुके हैं और शेष इस जन्म में भोगना है। इसमें पहला जो ग्रह होते हैं वो मिश्रित फल देते हैं। इनको हम अशुभता के ही श्रेणी में रखते हैं। वहां से घड़ी की सुई की दिशा में चले, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनेगा वह शुभकारी होगा। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह अशुभकारी होगा। इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में और नक्षत्रों के बारे में जानकर दशा महादशा का फल और दशा महादशा का फल कैसा होगा, कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे। जैसे चंद्रदेव यदि पहला ग्रह है तो दूसरा ग्रह मंगल बनते हैं। इस प्रकार मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र और सूर्य इनके लिए लाभकारी और शेष ग्रह अलाभकारी हो सकते हैं। वैसी स्थिति में हम जो योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को करें यदि, तो अच्छे महादशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। और यदि खराब समय आ रहा है, हमारा खराब दशा महादशा आ रहा है, तो मानसिक रूप से हम तैयार रहते हैं उसको सामना करने के लिए। यह हमारे लिए काफी उपयोगी हुआ करता है। उसी तरह से जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के बारे में हम जान सकते हैं कि कौन से ग्रह संपत्ति के कारक होंगे, या वह किस कुंडली में कमजोर ग्रह बैठे हैं, किस कुंडली, किस घर में मजबूत ग्रह बैठे हुए हैं। ये सभी हम जान सकते हैं और उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि दूसरा ग्रह में दूसरे, यहां से दूसरा जो ग्रह हुआ, चंद्रदेव के संदर्भ में मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जिस राशि में और जिस भाव में बैठे हुए हैं, उससे यह पता चलता है कि हम वे ग्रह संपत्ति के कारक होंगे। उससे संबंधित कार्य करने से संपत्ति का लाभ हो सकता है। इसी तरह से जो मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि हम बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो वह हमारे लिए लाभकारी हो सकता है बिजनेस के मामले में। और इसी प्रकार हम अच्छे ग्रहों के नक्षत्र में मित्रता के में जन्मे जातक के लिए मित्रता कर सकते हैं और ये सारी चीजें हम जान सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही। और इसकी उपयोगिता को, नौ तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने इस पर विशेष प्रस्तुति भी यूट्यूब पर रखा है, नौ तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति, जिसमें भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान को नमन करते हुए उनकी जन्म कुंडली की विवेचना की है। आप देखें, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार वापस हम चलते हैं ताराबलम पर और देखते हैं आज का तारे क्या कहते हैं। आज का चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, यानी चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जब वो 11:08 दिन तक चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद राहु के स्वाति नक्षत्र में जाएंगे। जिस जातक के लिए आज थोड़ी परेशानी का ये है, वह है शनि के
पौष या पुष्य कहे अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, और अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक। आज का दिन शुभ नहीं है, अति अशुभता उसमें है। आरंभ में भी हमने कहा था कि जब आज का आपका नक्षत्र, एक उदाहरण भी देखते हैं। भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग क्षेम का होगा, दूसरा भाग प्रत्ययी होगा, यानी अशुभ। आरंभ में भी हमने कहा था कि जब भी आज का तारा आपका शुभता दे रहा हो तो धैर्य की आवश्यकता है, उसे शुभ बनाने के चक्कर में जोखिम नहीं ले, क्योंकि वह आपके लिए अशुभकारी साबित हो सकता है। फिर सारी प्रक्रिया का आरंभ करना पड़ सकता है, या आप उसे, क्योंकि वह एक ही बार ऐसा कार्य हो सकता है, तो फिर आप उसमें टूट सकते हैं। इसलिए कभी भी हम शुभता, शुभ नक्षत्रों की स्थिति में, जब भी आपका हमारा तारा जन्म विपद प्रत्यय या नैतनी में है, तो उसके चैलेंज नहीं करके उसका अनुपालन करना चाहिए, और चैलेंज करके उसे जोखिम, अपने आप को जोखिम में डालकर शुभता लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर भी जानकारी के लिए जो किताबों में लिखा है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है, लेकिन उपयोग के लिए नहीं। आज का तारा जन्म यदि है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय है तो नमक का दान, और नैधन्य में है तो मुहूर्त त्याग जरूरी है, और बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान कर सकते हैं। ये रहे हमारे आज के दूसरे भाग की प्रस्तुति। तीसरा भाग राशि से संबंधित है, यानी चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में है उसके अनुसार आज फल कैसा देने की संभावना है, इसे हम चंद्र बलम कहते हैं। चंद्रमा आज तुला राशि में है, नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। आज इनका नक्षत्र परिवर्तन नहीं है, आज सूर्य देव का राशि परिवर्तन है। चंद्रमा कल ही तुला राशि में आए हैं, इसलिए तुला राशि में आने के कारण आज जो संकेत मिल रहे हैं, मेष राशि, मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु तथा मकर राशि के जातक के लिए आज शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातकों के लिए आज शुभ नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करें और अपने आप को संतुलित बनाए रखें, धैर्य रखें, ताकि उनके जीवन में शुभता वापस आ सके। राशि आज खराब है, कल ठीक हो सकते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन ही एक राशि में रहते हैं, इसलिए धैर्य रखें, दैनिक कार्य में सावधानी रखें, और अपने जो भी धर्म से है, आपके जो देवता हैं, आपके जो गॉड है, उनकी आराधना करें, स्तुति करें। चलते हैं चौथे भाग में, चौघड़िया मुहूर्त। एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है चौघड़िया, और इस पर हमने आरंभ में भी कहा था कि इसकी यह काफी उपयोगी है। किसी भी कार्य में जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, उसके लिए काफी उपयोगी हुआ करता है। तो चौघड़िया मुहूर्त एक प्रकार का काफी उपयोगी मुहूर्त होता है, और इसे हम किसी भी कार्य के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, और इसकी शुभता काफी अधिक है प्रयोग में, इसकी उपयोगिता काफी है, सटीक है, इसलिए इसलिए हम इसे हमेशा यूज करने का अनुमोदन करते हैं। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है, हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया की उपयोगिता, हिंदी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, अंग्रेजी में। संक्षेप में यह बता दें
कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और दिन के चौघड़िया 8, रात के चौघड़िया 8। और ये चौघड़िया जो हुआ करते हैं, 8 चौघड़िया, चूंकि साप्ताहिक दिन साथ ही होते हैं इसलिए इनको 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है, आदि का चौघड़िया, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। इस प्रकार हम सभी चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से संबद्ध कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि हर पूरे दिन के, साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। इसलिए सातों दिन को, इसलिए चौघड़िया के का जो संबंध सातों ग्रह से हो जाता है। साथ ही साथ ये सातों ग्रह विभिन्न कार्य, विभिन्न प्रयोजन, विशेष उद्देश्यों के लिए काफी उपयोगी हुआ करते हैं। इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ जाती है विभिन्न कार्यों, विभिन्न प्रयोजनों, ग्रहों से संबंधित कार्यों के लिए। और इस प्रकार हम चौघड़िया का फिर बता दें, चौघड़िया का उपयोग हम किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं जिसमें हम शुभता चाहते हैं, चाहे वो कार्य दैनिक कार्य हो, चाहे पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, पूजा पाठ हो, या ग्रहों से संबंधित कार्य हो। ये सभी कार्यों के लिए उपयोगी हो सकता है। पहली बार कोई कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए भी यह उपयोगी है। इसलिए इसका मुहूर्त जरूर देखें। हाँ, मुहूर्त देखते समय यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आज का जो चौघड़िया है कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। दिन का चौघड़िया जो होता है, वह दिन का चौघड़िया राहु काल, वार वेला और काल वेला से ग्रसित होता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। अनुभव के आधार पर हमने पाया है, क्योंकि दिन सूर्य का होता है, इसलिए सूर्य का चौघड़िया, सॉरी, दिन सूर्य का होता है, इसलिए सूर्य देव की जो कमांड, या उन कहें इस पर, दिन पूरे दिन पर आधिपत्य सूर्य का होता है। किंतु सूर्य और शनि में आपस में बनी रहती है, ठनी रहती है, ये आपस में कटुता रहती है। इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वही रात्रि चंद्रमा के लिए, रात्रि में चंद्रमा ज्यादा प्रभावी होते हैं, चंद्रमा का प्रभाव होता है रात का। इसलिए चंद्रमा के पुत्र, आरंभ में देखा सूर्य के पुत्र शत्रु शनि से कटुता, इसलिए शनि का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित। वही चंद्रमा के पुत्र बुध नाराज रहते हैं चंद्रमा से, इसलिए बुध का चौघड़िया रात्रि का काल रात्रि से ग्रसित होता है। शेष चौघड़िया, अगर कोई अशुभता से रात्रि का, और कोई चौघड़िया अशुभ नहीं होता, दिन का राहु काल और वार विलय से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो चौघड़िया, आज एक दो ग्रह अशुभता एक चौघड़िया पर अधिव्याप्त हो। आज का देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज जैसे हमने कहा था, दो चौघड़िया एक पर हो सकते हैं, तो आज का दिन सोमवार है, इसलिए अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ है, अमृत चौघड़िया से दिन समाप्त भी है। रात्रि चर चौघड़िया से दिन आरंभ है, चर चौघड़िया से दिन समाप्त है। दिन में काल चौघड़िया जो प्रातः 7:47 से 9:06 तक का है, वह राहु काल और काल बेला से ग्रसित है। वही लाभ चौघड़िया जो 2:23 से 3:42 तक है, वह वार वेला से ग्रसित है। और रात्रि का चौघड़िया जो लाभ चौघड़िया है, 10:04 से 11:45 तक, वह काल रात्रि से ग्रसित है। तो इस प्रकार इन अशुभ स्थितियों को छोड़कर, अशुभ मुहूर्तों को छोड़कर, शुभ काल को छोड़कर, शेष अवधि को हम उपयोग कर सकते हैं। काल चौघड़िया अशुभ जरूर होता है, शनि का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित होता है, लेकिन दैनिक कार्यों या दैनिक वृत्ति से संबंधित कार्यों के लिए
और शुभ हुआ करता है। अब अंत में 5वें भाग में, प्रस्तुति के अंतिम भाग में हम आपको ले आए, जो यह बताता है अंक ज्योतिष से संबंधित है। यह अंकों को समझने, जानने, उसे अंकों को पहचानने, जानने, समझने तथा उनका ठीक से उपयोग कर अपने जीवन में शुभता लाने के लिए यह विशेष प्रस्तुति, छोटी प्रस्तुति है किंतु विशेष प्रस्तुति है, ताकि आप अंकों को जान सकें, अंकों की प्रतिभा को जाने, अंक हमारे लिए क्या क्या करते हैं वह जाने और अंकों को सही उपयोग करें, ताकि आपके जीवन में कोई बाधा ना आए, कहीं कोई स्ट्रगल ना हो और हर बाधा को अंकों के सही उपयोग से आप दूर कर सकें। अंक ज्योतिषी का भी यही काम, अंक को पहचानना। ये अंक जो होते हैं 1 से 9 तक ही होते हैं, 10वां अंक नहीं होता। 1 से 9 तक ही अंक होते हैं और सिंगल डिजिट के अंक होते हैं, इसलिए इनको समझना, इनको जानना, इनको पहचानना बहुत आसान है और इनका उपयोग भी करना। जब भी 2 अंकों का समूह हमारे पास आता है या 2 अंकों से ज्यादा, तो उस अंक में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। यही अंक ज्योतिष की का पहला सूत्र है। 1 से 9 तक के अंक को देखें तो 5 अंक ऐसा है जो कि काफी मजबूत स्थिति में रहा करता है। क्यों? क्योंकि वह 1 से 9 के बीच मध्य अंक है, बैलेंसिंग अंक इसे बोला जाता है। इसलिए कहीं भी अंकों में टकराव होता है, जब हम सभी अंक बेसहारा होते हैं, यही 5 अंक सहारा होता है। यह किसी का शत्रु नहीं होता, कोई अंक इसे कटुता नहीं रखती, तटस्थता रख सकते हैं लेकिन कटुता नहीं रखते। अब ये 1 से 9 तक अंक जो है, इनके शासक ग्रह अलग अलग ग्रह बनते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। ये शासक ग्रह, इन ग्रहों की अलग अलग ऊर्जा होती है, अलग अलग तत्व होते हैं, इनके अलग अलग गुण होते हैं। और यदि कोई हमारे जन्म तिथि में कोई अंक हमें ईश्वर ने नहीं दिया है, तो वो उस अंक की कमी, उस अंक से संबंधित तत्वों की कमी, उस अंक के ग्रहों से संबंधित तत्वों की कमी, ऊर्जा की कमी, उनके गुणों की कमी हमें दिखती है और वह कई बार हमारे लिए शुभ नहीं होता, नुकसानदायक होता है। हमें 1 से 9 तक यदि सभी अंक मिल जाए, फिर हमारे बल्ले बल्ले हैं। किंतु नहीं होती इस स्थिति में, हम फिर उसे सामंजस्य करने का कोशिश करते हैं। हम यदि जाने पहचाने अंकों को तब। दूसरा, ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है कि अंक मिसिंग भी हैं और कुछ अंक बहुत ज्यादा भी हैं। 2 बार से ज्यादा जब अंक आते हैं तो हमारे लिए समस्या का कारण बन जाते हैं। और जो भी अंक 2 से ज्यादा बार आएंगे, इसका मतलब उस ग्रह से संबंधित, उस अंक के ग्रह से संबंधित हमारे समक्ष गुणों के विपरीत परिस्थिति चलते हैं। हमारे जो अधिकता के कारण, उस तत्व की अधिकता के कारण हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। और यही अंक ज्योतिष का काम है, उसको पहचानना। इन अंकों को इनके उपयोग के अनुसार, ग्रहों के उपयोग के अनुसार, इन अंकों को अंकों की दुनिया में विशेष नाम से जाना जाता है और पहचाना जाता है। 1 को राजा, सरकार या नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री से या हमें सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्म गुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जो जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 समाज के नीचे तबकों के लोगों से, अधीनस्थ कर्मचारियों से, नौकर चाकर से और न्यायालय से, और 9 का सेनापति, डॉक्टर, पुलिस और खून से।
इन नामों से इनको जाना जाता है। अब हम जिस जान सकते हैं, एक को राजा जानते हैं तो दो को रानी जानते हैं, तो राजा और रानी में संबंध क्या होगा? मित्रता का होगा। लेकिन रानी को, दो अंक को, रानी को शरारती तत्वों से क्या मतलब, उनसे दूरी रहेगी, इसलिए 2 और 4 आपस में शत्रु था। इस तरह से हम अंकों को पहचानते हैं। अंकों का आपस में ताल मिलकर हम इनके गुणों को देखते हैं, साथ ही साथ इनके मित्र तो कौन कौन है और शत्रु अंक कौन कौन है, इन्हें पहचानते हैं। बहुत आसान है पहचानना। ये चर्चा बस थोड़ी देर में। अब आपके पास हमने एक जन्म तिथि आपके समक्ष रखा है, 15 दिसंबर 1988। यह तिथि हमने गूगल से ली है और किसी व्यक्ति का जिनका जन्म तिथि है उनका यह जन्म कुंडली है, यह जन्म विवरण है। अंक ज्योतिष के पहले सिद्धांत के अनुसार एक से ज्यादा अंक जहां भी प्रयुक्त होते हैं उसको हम सिंगल डिजिट में, एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। हमने किया है। 15 तारीख जो ईश्वर द्वारा हमें जो प्रदत्त अंक मिले हैं, हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें कुछ अंक मिलते हैं, वे अंक जन्म तिथि कहलाते हैं। उस जन्म तिथि में तिथि माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि एकल अंक में भी और दो, ये तिथि और माह एक अंक या 2 अंकों में हो सकता है, और तिथि और वर्ष हमेशा 4 अंकों में होता है। हमने उनको एकल अंक में परिवर्तित किया। तिथि का एकल अंक में परिवर्तित करते हैं 6 होता है, मंथ को, महीने को करते हैं तो 3 होता है, और वर्ष को करते हैं तो 8 होता है। इसी 6, 3, 8 बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है, और इसी पर अंक ज्योतिष आगे बढ़ती है। तिथि जो कहलाती है वह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि केवल हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे मूलांक कहते हैं। और हमारा आंतरिक व्यक्तित्व, आंतरिक मन ही ड्राइवर होता है पूरे जीवन को चलाने के लिए, इसलिए ड्राइवर का अंक बोला जाता है, ड्राइवर अंक। वही तिथि माह और वर्ष मिलकर हमारे भविष्य को तय करते हैं, इसलिए उसे भाग्यांक बोला जाता है, और इसे कंडक्टर अंक भी बोलते हैं। पूरा अंक ज्योतिष इसी ड्राइवर और कंडक्टर की धुरी पर घूमता है। और पहला सिद्धांत हमने क्या कहा? अंक ज्योतिष में एकल अंक में अंक को परिवर्तित करना। दूसरा, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं हो। यदि आप दैनिक जीवन में देखें, जो बस चलती है उसमें ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो गए तो बस का चलना मुश्किल होता है। उसी तरह से यदि ईश्वर ने हमें जो अंक दिए हैं, उससे जो हम अंक ड्राइवर और कंडक्टर निकालते हैं, यदि आपस में शत्रु अंक होते हैं तो यह हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है। इसलिए इन अंकों को पहचानना होता है, जानना होता है। और जैसे ही ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु अंक हुए तो हम तुरंत ऐसे अंक को लाते हैं जो दोनों के मित्र हों। मान लीजिए 6, 8 और 8 शत्रु है, मित्र अंक एक भी हो सकते हैं, 6 के मित्र एक है, किंतु 8 के शत्रु होंगे, क्योंकि राजा और न्यायाधीश, राजा और कर्मचारी, ये दोनों में आपस में नहीं बनती। सरकार या बॉस से, बॉस भी कहिए, बॉस और सबॉर्डिनेट्स में नहीं बनती। इसलिए अगर इनको हम 1 को 8 के साथ ले आएंगे, एक अंक लाएंगे तो ये 8 शत्रु होगा, इसलिए ऐसा अंक लाएंगे जो दोनों के मित्र हो। आप इसे आगे देखेंगे, आप तो अभी नोट करें, इनका मूलांक 6 है, भाग्यांक 8 है। तिथि और माह को जब जोड़ते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, और वह अंक 3 है। सॉरी, वह अंक तिथि और माह जोड़ते हैं तो वह 9 बनता है। तिथि और माह और वर्ष को जो हमने बोला कि उसे जोड़ते हैं तो वह अंक हमारे लिए भाग्यांक बनता है, कंडक्टर अंक बोलता है। जन्म तिथि में या गणना में यदि ये 11, 22 और 33 आते हैं अंक, तो यह हमारे पूर्व जन्म की आत्मा से संबंध रखता है कि हमने पूर्व जन्म में आसानी से कार्य किया था, इस जन्म में हमें थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
वही 13, 14, 16, 19 अंक आते हैं यदि कहीं भी गणना में, तो यह बताता है पिछले जन्म का कार्मिक ऋण। किंतु ये अंक आज नहीं आए, इसलिए हमारे थोड़ी सी आज के गणना में ये अंक नहीं आ रहे, इसलिए थोड़ा सा संतोष होता है। अब चूंकि अंक ज्योतिष में ये सारे अंक स्थिर अंक होते हैं, डायनेमिक अंक नहीं होते। डायनेमिक अंक वे होते हैं जो हम बनाते हैं। ये सारे अंक स्थिर अंक हैं। एंजल नंबर होता है जो वर्ष को जोड़ते हैं और एक अंक में परिवर्तित करते हैं। आपने ठीक पूछा। एंजल अंक वो होते हैं जो हम सभी अंकों को जोड़कर, सभी नहीं, भाग्य के वर्ष को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। और पुरुष के लिए 11 में से उसे घटाते हैं, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। इसलिए इनका एंजल नंबर 8 होता है, 3 होता है। ये सभी एकल अंक है। अब यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु अंक है, दो स्थितियां बनती है। पहला, ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रु अंक आपस में शत्रु है बस में, तो आरंभ से ही स्थिति खराब होगी, बस का चलना मुश्किल होगा। यदि ड्राइवर और कंडक्टर बस में मित्र हैं, किंतु एक ऐसे पड़ाव पर, एक ऐसे स्थित बस स्टैंड पर कुछ लोग सवार हुए पैसेंजर जो कि ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु अंक हैं, शत्रु हैं, फिर क्या होगा? उस स्थिति वहां से जो हम चलेंगे तो हमारे बस का चलाना चलना थोड़ा बाधक हो सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति चले हैं, सभी नहीं है, सभी शत्रु नहीं है, कुछ लोग शत्रु हैं, तो वे बाधा डाल सकते हैं। उसी तरह से दैनिक जीवन में कुछ अंक यदि हम ऐसे डायनेमिक अंक ले आए, चाहे मोबाइल का खरीदने समय या नाम देते समय या घर का संख्या खरीदने समय, गाड़ी खरीदने समय, जो हमारे लिए शत्रु अंक बन गए, तो वैसे स्थिति में या शत्रु अंक वाले व्यक्तियों से हम दोस्ती कर लिए तो हमारे लिए परेशानी का बन सकता है। इसलिए मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक ना तो हमें इसको ठीक करने के लिए लेना है, इसे ठीक करें या नहीं करें, हमको भविष्य में भी यह प्रण करना है कि कोई भी शत्रु अंक हम अर्जित नहीं करेंगे। अब आपके लिए आप कहेंगे कि ये अंक, आखिर ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु अंक है, तो अंक लाए कहां से? क्योंकि मोबाइल अंक एक एक एज के बाद आएगा, जन्म के तुरंत बाद नहीं आएगा। ड्राइवर कंडक्टर आपस में शत्रु हैं, तो आरंभ से ही हमारी परेशानी रहेगी। बीमारी जो भी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, परेशानियां हो सकती है। वैसी स्थिति में ड्राइवर अंक आरंभ से कैसे लाए? तो ड्राइवर अंक का स्रोत क्या है? स्रोत है सेल्डियन थ्योरी का, जो 1 से 9 तक का अंक का नामांक, नामांक जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है। इसे हम धरती पर जब आते हैं तो धरती के जो ईश्वर हमारे माता पिता होते हैं वे निर्धारित करते हैं। 15/12/1988 हमारे जिस भी जातक का है, उसके इष्ट देव ने ये अंक दिया। किंतु हमारा जो, हम जो अंक बनाते हैं वह जन्म लेने के बाद सबसे पहला अंक जो बनता है वह यही नामांक बनता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, फिर इसमें नामांक कैसा आया? तो वैसी स्थिति में नामांक जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है। तो नामांक में जाने के पूर्व हम उन अंकों को देखते हैं जो अंक मिसिंग अंक है, उन अंकों को देखते हैं। तो इन हमारे इस जातक का जिनका अंक है, उनका मिसिंग अंक 4 और 7 है।
और जो अंक 2 बार से ज्यादा प्रयुक्त हुए हैं वे अंक है 8 और 1। 8 शनि का, 1 सूर्य का। अब हम जीवन में सबसे पहला तो ये करें कि 8 अंक की कभी कोई ऐसा व्यवस्था ना करें, इसको बढ़ाएं नहीं, क्योंकि ये तो 3 बार आ चुके हैं। उसी तरह 1 अंक को नहीं बढ़ाएं, ये 4 बार आ चुके हैं। 4 बार ये एक अंक आ चुके हैं, 3 बार ये अंक आ चुके हैं, 8 अंक। यदि बढ़ाते हैं तो समस्या बढ़ती है। और सूर्य और शनि का अंक ही दोनों बढ़े हुए हैं, दोनों आपस के शत्रु। पहला तो ये। दूसरा, हम ये देखेंगे कि मूलांक और भाग्यांक का यदि मित्र अंक है 4 और 7, तो उस अंक की भी व्यवस्था, जो मिसिंग अंक है उसका भी व्यवस्था करेंगे। तो चलिए नामांक पर अब चलते हैं, क्योंकि नामांक पर चर्चा है। यह लोसू ग्रिड से है, और इसमें आप जो बॉक्स है जिसमें अंकों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ 4 जो मिसिंग है, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1 और 6, यही अंक इस पे आते हैं। ये परमानेंट अंकों का अंक है। यहाँ पर 4 अंक का होना चाहिए और यहाँ पर 7 अंक का होना चाहिए। ये मिसिंग अंक है। अब आपके लिए, आपने जो आपके दिमाग में जो प्रश्न चल रहा है कि नामांक में अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आ गए, यह आपके समक्ष प्रस्तुत। अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, और यही अक्षर का अंकीय मूल्य, जो भी हमारा नाम है उसमें के अक्षरीय मूल्य से, जो अक्षर है उसको अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर उसको जोड़ते हैं। और नाम में यह भी हम देखते हैं कि नाम का जो पहला अक्षर होता है वह ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं हो। क्यों? क्योंकि नाम का जो पहला अक्षर होता है, नाम का जो पहला भाग होता है, वही हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रुप में बैठे रहते हैं, नाम पुकारा जाता है, पहला अक्षर पुकारा गया, दूसरा, तीसरा, जब तक खत्म होता है नाम का पुकारना, तब तक उसके पहले ही हम रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो आज ये देखें, आज हमने जिसका ये लिया है, ये मशहूर एथलीट, स्पोर्ट्समैन गीता फोगट का है। उन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लोगों की जन्मतिथि आज है, टीएन सेशन का, ऐसे बहुत लोगों का है। उसकी सूची बहुत लंबी है, गूगल से देखने पर पता चलता है, लेकिन हमने गीता फोगट का लिया। गीता फोगट का नाम का पहला अक्षर 3 होता है, इसको नोट करें आप। ना, इनका जो ड्राइवर है 6 है, कंडक्टर 8 है, नाम का पहला अक्षर 3 होता है, और नाम अंक 1 पर जाता है। इस प्रकार आपके समक्ष जो प्रस्तुत है, अब सारणी में देखें। 1 का 8 शत्रु, इनका जो लाइफ नंबर है, जो भाग्यांक है वो 8 है। 1 का 8 शत्रु, 2 का, और ये भी देखें, 2 का 4, 6, 8, 9, 3 का 6 शत्रु, यानी 6 अंक जो है, इनका जो मूलांक है, नाम का जो पहला अक्षर है, दोनों आपस में शत्रु है। और जो 3 के अगर हम देखें, जो 8 है, 8 के शत्रु 1, 2, 9, 4, 8 है। इसलिए 4 के जो मित्र हैं, ये मित्र 4 का जो मिसिंग अंक है, इस अंक की व्यवस्था हम नहीं करेंगे। 7 के शत्रु 7, 9, 3 है, और इनका नामांक यहां पर 3 है। नाम का पहला अक्षर 3 है, जो कि बदला नहीं जा सकता, ये रहेगा। इसलिए 7 अंक की भी व्यवस्था न करें तो अच्छा है। अब आगे, इसी अंकों में से 5 अंक यदि इनकी व्यवस्था होती है, तो चूंकि 6 और 8, आप 6 को देखें, 6, 9 तो आपस में शत्रु नहीं है, और 6, 8 भी आपस में शत्रु नहीं है। इसलिए मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु नहीं है। इनकी सफलता का राज
इनका विल पावर है, जो कि 951 देता है। यह इनका ही है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, और आप भी जोड़ सकते हैं। आप अपने किसी भी जो व्यक्ति है, आपके करीबी, आप अपना, अपने पड़ोसी का, अपने परिवार परिजनों का, इनका अंक जोड़ें और आप खुद आकलन करें और उपाय करें। आपके समक्ष ये प्रश्न उठ आ सकता है कि यदि किसी व्यक्ति का, हमारे जैसा व्यक्ति या आपके जैसा व्यक्ति जो नौकरी कर रहा हो या कोई व्यवसाय कर रहा हो, उसका नामांक यदि गड़बड़ है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? आपको ये नहीं कहते कि सर्टिफिकेट को ठीक कराइए, क्योंकि सर्टिफिकेट तो बक्से में है। लोग जिस नाम से जानते हैं उससे है। सोशल मीडिया पे अकाउंट ठीक कर लीजिए, नोटिस बोर्ड या आपका जो नेम प्लेट है उसमें ठीक करें, नाम को खूब लिखें, ताकि लोग आपको इस नाम से, जो करेक्ट स्पेलिंग है, उससे जाने। सर्टिफिकेट का नाम या बैंक अकाउंट का नाम तो आप कभी कभी प्रयोग करते हैं, वो सभी बदलने की जरूरत है, न तो आधार का नाम बदलने की जरूरत है। ये सभी काम पूरे लाइफ में कभी कभी होती है। पासवर्ड ऐसा न रखें जो आप बराबर यूज करते हैं। अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट रहने दीजिए, उसका जो नाम से है, उसका जो डिजिट होता है वो भी, लेकिन आप एक्सेस जो करते हैं पासवर्ड से करते हैं इंटरनेट बैंकिंग में। एटीएम का पासवर्ड ऐसा रखें जो टोटल उसका आपका शत्रु अंक ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ जो बोनस की प्रस्तुति है, यह प्रस्तुति है आप पर्सनल ईयर को कैसे देखें, यह वर्ष कैसा जाएगा। तो जातक का रनिंग एज 38 है, क्योंकि 2 दे रहा है। 2 का शत्रु 4, 6, 8, 9, यानी मूलांक। अब आइए, 9 जो है, इसको निकालने के लिए जो ओरिजिनल बर्थ डेट है, बर्थ की तारीख, जो जन्मतिथि है, उसमें वर्ष को हटा देते हैं और वर्तमान वर्ष को रख देते हैं, फिर जोड़ते हैं सभी अंकों को, तो वह जोड़कर 9 निकलता है। ये 9 अंक, आप रनिंग एज और इसको देखें, ये दोनों आपस में शत्रु हैं, तथा 9 इनके भाग्यांक के शत्रु हैं तथा मूलांक के भी शत्रु हैं। इसलिए ये वर्ष इनके लिए उतना अच्छा नहीं हो सकता, कुछ परेशानियां हो सकती हैं। 5 अंक का अधिकतम यूज करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के अंक क्या कह रहे हैं? आज का अंक 9 अंक आता है। जिस जातक का जन्म, किसी भी जातक का जन्म किसी भी माह के इन तिथियों को हुआ है जो 9 के शत्रु हैं, यानी किसी किसी भी माह में किसी भी दिन में जन्मे जातक, विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा है? तो 9 अंक मित्र हैं केवल एक के, यानी 1, 10, 19, 28 को उसके जो जन्मे जातक हैं, उनके लिए यह काफी अच्छा है। साथ ही साथ तटस्थ है ये 5 और 6 के साथ, यानी 5, 14, 23, 6, 15, 24 को तारीख जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए आज का दिन साधारण गुजरने की संभावना है। 1, 10, 19, 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनका दिन अच्छा गुजरने की संभावना है। और उसके बाद शेष सभी तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। यहाँ पर एक बात आपको बता दें, जो हमने पिछले प्रस्तुति में नहीं बता पाए। आप इस शत्रु अंक को यदि देखें, तो कुछ ऐसे अंक हैं जो अपने के ही शत्रु हैं। 4, 4 के शत्रु 4 हैं। 7 के शत्रु 7 खुद हैं। 8 के शत्रु 8 खुद हैं। 9 के शत्रु 9 खुद हैं। इसलिए कभी भी 4 यदि मूलांक होता है, और तो 4 वक्त ऐसा नहीं सोचें कि 4 अंक हमारे लिए लकी होगा और उसे ले लें। 7 मूलांक है, 7 को ले लें, नहीं। 7 और 7 आपस में शत्रु होते हैं। 8 और 8 शत्रु होते हैं। क्यों होते हैं? एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति 4 राहु है। एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा चाहता है कि सामने बोलने वाले व्यक्ति को सच्चा हमारे लिए हो, झूठ नहीं बोले। जो इल्यूजन में रखता है, किसी को अंधकार में रखता है, वो चाहता है सामने वाला हमको प्रकाश में रखे। इसलिए 4, 4 के शत्रु। 7 साधु सन्यासी को देखिए, या जिसको इंट्यूटिव होता है, इंट्यूटिव पर्सन भी आपस में
शत्रु रखते हैं, इसलिए वे भी आपस के शत्रु हैं। और इस प्रकार 8 अंक एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश के जजमेंट को बदलते हैं। न्यायालय वही होता है, लेकिन 9-9 के शत्रु, 8-8 के शत्रु, और एक नौकर दूसरे नौकर से, इस तरह के लोग होते हैं। 9-9 का आपस में शत्रु होना, आप खुद बता दें, एक खून दूसरे खून से मिलता है क्या? जल्दी नहीं मिलता। दूसरा, एक सैनिक, एक सेनापति दूसरे सेनापति को देखना चाहता है वो विजयी हो जाए, नहीं, इसलिए 9-9 के शत्रु। तो इस तरह से आज की प्रस्तुति हमने कुछ ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और इस प्रकार यह प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी हो। फिर भी इस प्रस्तुति को और उपयोगी बनाने के लिए आपका सुझाव आमंत्रित है। आपसे आग्रह है कि हम हमें सुझाव आप भेजें ताकि हम उसका उपयोग कर सकें, और उपयोग आपके सुझाव का उपयोग कर इसकी उपयोगिता बढ़ा सकें, हम इसको कुछ ठीक कर सकें, प्रस्तुति को आपके लिए और उपयोगी बना सकें, और उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अंत में इस प्रस्तुति पर आपको धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाना ना भूलें। और अंत में साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी कल्याण आ सके, शुभता आ सके, उनका भी कल्याण हो सके। इन शब्दों के साथ हम आज यहाँ प्रस्तुति को समाप्त करते हैं, और इस वादे के साथ कि कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भोलेनाथ, सोमनाथ तथा चंद्रदेव से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। जय चंद्रदेव, जय सोमनाथ, जय भोलेनाथ।